कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यह भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जहां से रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद जिन्ना राजनीति में हाशिए पर चले गए। उन्हें लगा कि गांधी की आंधी में उनकी दलीलें खो गई हैं। हताश होकर वे लंदन चले गए और वहीं अपनी वकालत करने लगे। लेकिन भारत में मुस्लिम लीग का भविष्य धुंधला रहा था। 1930 के दशक में अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान जैसे नेताओं ने जिन्ना को वापस आने के लिए मनाया। जिन्ना को समझ आ गया था कि भारत की भावी राजनीति में अगर अपना वजूद बचाना है तो उन्हें मुस्लिमों का एकमात्र प्रवक्ता बनना ही होगा। वे भारत लौटे, लेकिन इस बार उनके हाथ में सुलह की चिट्ठी नहीं बल्कि पृथक पहचान का झंडा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। ये चुनाव भारत के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुए। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग को मुस्लिम सीटों पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा। जिन्ना को उम्मीद थी कि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस उनके साथ मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन जीत के नशे में चूर कांग्रेस ने लीग के साथ सत्ता साझा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का तर्क था कि वे खुद ही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें लीग की जरूरत नहीं है। इस एक इनकार ने जिन्ना के मन में यह डर बैठा दिया कि आजाद भारत का मतलब हिंदू राज होगा, जहां मुस्लिमों की कोई सुनवाई नहीं होगी। 1937 की हार और कांग्रेस के व्यवहार ने जिन्ना को पूरी तरह बदल दिया। जो जिन्ना कभी शेरवानी पहनने से कतराते थे, अब वे कायदे आजम के रूप में उभरने लगे। उन्होंने एक खतरनाक विचारधारा तैयार करना शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम केवल दो धर्म नहीं बल्कि दो अलग अलग सभ्यताएं हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। जिन्ना ने अब स्पष्ट रूप से एक अलग देश की मांग रख दी थी। इसी दौरान सावरकर की हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और अन्य संगठनों का उदय भी हो रहा था, जिसने जिन्ना के दावों को और खाद पानी दिया। अब लड़ाई केवल अंग्रेजों से आजादी की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उस आजादी का मालिकाना हक किसके पास होगा। सत्ता की यह भूख और सुरक्षा का यह डर अब एक ऐसी आग में तब्दील होने वाला था जिसकी लपटों में पूरा उपमहाद्वीप झुलसने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। लंदन में सत्ता बदली और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। वे जल्द से जल्द भारत को आजाद कर यहाँ के सिर दर्द से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन भारत के भीतर नेहरू और जिन्ना के बीच की खाई अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पाटना नामुमकिन लग रहा था। ब्रिटिश सरकार ने 1946 में 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे मंत्रिमंडल मिशन कहा गया। इनका उद्देश्य था बिना विभाजन के आजादी का रास्ता निकालना। मिशन ने एक अनूठा समूह प्रणाली सुझाया। भारत को 3 हिस्सों में बांटा जाना था। 2 समूहों में मुस्लिम बहुल इलाके थे, जबकि एक में हिंदू बहुल। जिन्ना ने इस योजना को मान लिया क्योंकि उन्हें इसमें एक छोटा पाकिस्तान दिखाई दे रहा था। नेहरू भी शुरू में राजी हुए, लेकिन एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कह दिया कि भविष्य में इन समूहों की बनावट बदली जा सकती है। जिन्ना को लगा कि नेहरू उन्हें धोखा दे रहे हैं और आजाद भारत में कांग्रेस अपनी बहुमत के जोर पर समूह प्रणाली खत्म कर देगी। जिन्ना ने तुरंत अपना समर्थन वापस ले लिया। अब जिन्ना के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, शक्ति का प्रदर्शन। 16 अगस्त 1946 यह भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन था। जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। उनका संदेश साफ था, अगर संवैधानिक तरीके से पाकिस्तान नहीं मिला तो हम इसे लड़कर लेंगे। बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी और हुसैन शहीद सोहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। उस दिन पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया गया और दंगाइयों को खुली छूट दी गई। कोलकाता की सड़कों पर वह हुआ जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। अगले 72 घंटों में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह हिंसा नोआखाली और फिर पूरे बिहार और पंजाब में फैल गई। लाशों से लदी ट्रेनें और जलते हुए गांव इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब साथ रहना संभव नहीं है। दंगों के बीच अंग्रेजों ने एक अंतरिम सरकार बनाई, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री और लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने। यह सरकार नहीं बल्कि एक युद्ध क्षेत्र था। लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री के रूप में नेहरू के हर फैसले में अड़ंगा लगाना शुरू किया। वे फाइलों को रोक देते थे और कांग्रेस के मंत्रियों को सहायक तक भर्ती करने के लिए लीग की अनुमति लेनी पड़ती थी। सरदार पटेल, जो अब तक विभाजन के सख्त खिलाफ थे, इस प्रशासनिक घुटन और सड़कों पर हो रहे नरसंहार से टूट गए। उन्होंने महसूस किया कि अगर हमने आज विभाजन स्वीकार नहीं किया तो पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और हर दफ्तर में गृह युद्ध होगा। इतिहास अक्सर पूछता है कि गांधी, नेहरू
और पटेल ने विभाजन क्यों माना? सच यह है कि 1946 के दंगों ने उन्हें यह एहसास करा दिया था कि जिन्ना अब पीछे नहीं हटेंगे। पटेल ने कहा था, अगर एक अंग में सड़न हो जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काटना ही पड़ता है। गांधी जी शुरू में इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन अंततः उन्हें भी अपने शिष्यों की विवशता और देश को जलते देख मौन स्वीकृति देनी पड़ी। अब तक यह तय हो चुका था कि भारत बंटेगा। सवाल बस यह था कि लकीर कहाँ खींची जाएगी और वह लकीर कितनी गहरी होगी। मार्च 1947 में भारत के अंतिम वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली पहुंचे। वे अपने साथ एक बहुत ही कठिन कार्य लेकर आए थे, ब्रिटिश शासन का अंत और सत्ता का हस्तांतरण। माउंटबेटन ने आते ही समझ लिया कि देश की नसों में सांप्रदायिकता का जहर इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर जल्द ही उपचार नहीं किया गया तो पूरा भारत एक लावारिस लाश बन जाएगा। मूल रूप से अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तारीख जून 1948 तय की थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे 10 महीने पहले खिसकाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। माउंटबेटन को डर था कि अगर वे रुके तो दंगों की आग ब्रिटिश सैनिकों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। तभी प्रवेश होता है सिरिल रेडक्लिफ की, जो एक ब्रिटिश वकील थे और जिन्हें इससे पहले कभी भारत आने का अनुभव नहीं था। उन्हें केवल 5 हफ्ते का समय दिया गया ताकि वे दुनिया के सबसे जटिल भूगोल पर एक लकीर खींच सकें। रेडक्लिफ ने बंद कमरों में पुराने नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कलम चलाई। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उनकी खींची लकीर किसी का आंगन 2 हिस्सों में बांट रही है या किसी के खेत को दूसरे देश में डाल रही है। पंजाब और बंगाल, जो कभी भारत के फेफड़े थे, उन्हें बेरहमी से चीर दिया गया। विभाजन केवल जमीन का नहीं था, वह भावनाओं, यादों और संपत्तियों का भी था। बंटवारा इतना सूक्ष्म था कि सरकारी दफ्तरों की मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर और यहाँ तक कि पुस्तकालयों की किताबों तक को आधा आधा बांटा गया। जिस सैन्य दल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी वह पाकिस्तान को दे दी गई और बाकी भारत के पास रही। विभाजन के समय भारत के खजाने में जो पैसा था उस पर भी विवाद हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान को भारतीय खजाने से कुल 75 करोड़ रुपए देने की जिद की, जो उस समय भारतीय खजाने का 17.5% हिस्सा था, जिसकी पहली किस्त 15 अगस्त 1947 को 20 करोड़ दे दी गई। बाकी 55 करोड़ रुपए देने का सरदार पटेल सुरक्षा कारणों से रोकना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी दी ताकि पाकिस्तान को उसका हक मिले और भविष्य के रिश्ते कड़वे न हों। अंततः गांधी जी के दबाव में वह राशि पाकिस्तान को दी गई, लेकिन रिश्तों में आई वह खटास आज तक नहीं मिटी। 14 अगस्त की रात पाकिस्तान वजूद में आया और 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी का जश्न मनाया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस दिन करोड़ों लोग आजाद हुए उन्हें यह तक नहीं पता था कि वे किस देश के नागरिक हैं। रेडक्लिफ ने अपनी सीमा रेखा की घोषणा 15 अगस्त को नहीं बल्कि 17 अगस्त को की थी। 2 दिनों तक पंजाब और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में लोग इस खौफ में रहे कि उनका घर लकीर के इस पार है या उस पार। जब लकीर खींची तो वह किसी घाव की तरह थी। रातों रात दोस्त दुश्मन बन गए। जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, वे अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। विभाजन के बाद जो मंजर देखा गया वह मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, अपनी जड़ें और अपनी पहचान छोड़कर भागना पड़ा। सड़कों पर मीलों लंबी कतारें थीं, हाथों में थोड़ा सा सामान और आंखों में अनजाना डर। सबसे खौफनाक मंजर था उन शरणार्थी ट्रेनों का। ट्रेनें जब स्टेशन पर रुकती थीं, तो वे यात्रियों से नहीं बल्कि लाशों से भरी होती थीं। डिब्बों पर खून से लिखा होता था, पाकिस्तान भारत को तोहफा। महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई वह शब्दों में बयान करना असंभव है। लगभग 10 से 20 लाख लोग इस नफरत की भेंट चढ़ गए। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने माँ, तो किसी ने अपनी पूरी विरासत। जिन्ना ने वह पाकिस्तान तो पा लिया जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी लगा दी थी, लेकिन नियति ने उनके पास समय नहीं छोड़ा। जिन्ना को लंबे समय से राज्यक्षमा थी जिसे उन्होंने छिपा कर रखा था। उन्हें डर था कि अगर कांग्रेस या अंग्रेजों को उनकी बीमारी का पता चल गया तो वे पाकिस्तान बनने का इंतजार करेंगे और उनकी मृत्यु के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली जाएगी। विभाजन के महज 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मृत्यु हो गई। जिस देश को उन्होंने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर बनाया था वह उनके जाने के बाद ही अस्थिरता और संघर्षों के भंवर में फंस गया। उनके बाद के नेतृत्व ने
उस धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान की छवि को पूरी तरह मिटा दिया, जिसकी बात जिन्ना ने अपने शुरुआती भाषणों में की थी। आज 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन 1947 का वह घाव आज भी हरा है। नेहरू और पटेल की विवशता, जिन्ना की जिद्द और अंग्रेजों की चालाकी ने मिलकर एक ऐसा नक्शा तैयार किया जिसने न केवल जमीन को बांटा बल्कि दिलों के बीच भी कंटीली तारें खींच दी। विभाजन केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक प्रशासनिक और मानवीय विफलता थी। एक ऐसी जल्दबाजी जिसने करोड़ों लोगों को शरणार्थी बना दिया। आज जब हम आजादी की खुशियां मनाते हैं तो हमें उन गुमनाम चीखों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने उस आजादी की बहुत भारी कीमत चुकाई थी। विभाजन का इतिहास हमें सिखाता है कि जब राजनीति धर्म और अहंकार के चश्मे से देखी जाती है तो नक्शे तो बन जाते हैं, लेकिन इंसानियत हार जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं